तो टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझाने से पहले एक चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड है बेसिकली, मॉलिक्यूल नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्यों मॉलिक्यूल भी होते हैं, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं आपको पता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ H2SO4, ये एक कंपाउंड है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स? कितना परसेंट इसमें हाइड्रोजन है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, उसे बोलते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं परसेंटेज कॉम्पोजिशन of H2SO4, तो how will I calculate? I will first calculate percentage of hydrogen. ठीक है, how will I calculate percentage of hydrogen? Mass of hydrogen divided by mass of total H2SO4 complete into 100. अब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। टोटल कंपाउंड का मास कितना है? हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन के कितने? 4 हैं। 16 इंटू 4 64 इंटू 100, तो ये आपका बन गया 2/98 इंटू 100। ये जो भी आएगा आपका परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली आप सर एक ये परसेंटेज और ऑफ बता दो सल्फर कि हमें कितने एलिमेंट्स का मोलर मास याद कर ले। 20 तक के कर लो, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर वाले जो है ना उतने कर लो। अब ऐसे तो जरूरत तो उसके बाद की भी पड़ जाती है, लेकिन इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो तुम्हें बार बार पीरियोडिक टेबल नहीं खोलनी पड़ेगी। कभी कभार तो खोलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर बार खोलनी पड़ रही है। 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक कर लीजिए। ओके। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे? सल्फर का मास आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला हर बार नहीं लिख रहा। सल्फर का मास 32, नीचे 98 इंटू 100। ठीक है, 98 आपने देख लिया, टोटल कितना आ रहा है, तो ये परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा। सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे होगा? ऑक्सीजन का मास कितना था? 64, 4 ऑक्सीजन थे 64 डिवाइडेड बाय टोटल मास 98 इंटू 100। ये आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। इन्हीं तीनों को 1 2 3 इन्हीं को कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सही है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। सर ये नाउ कंपलसरी नहीं है ना कि हाइड्रोजन का एग्जैक्ट यूज करे 1.008? नहीं नहीं नहीं, इतना जरूरी नहीं है। वो जितनी एक्यूरेसी जरूरी है उतना, वो अगर वो बोले डेसिमल प्लेसेस में निकालो तो निकालो, नहीं बोले तो मत निकालो। ठीक है, फिर सभी का यूज करना पड़ेगा ना, सल्फर का भी डेसिमल प्लेस में यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का भी करना पड़ेगा। तो एक्यूरेट टू द डेसिमल प्लेस तभी बोला, तब जब तक क्वेश्चन में पूछा ना जाए कि करो ऐसा, तब तक नहीं करना। ठीक है भाई, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है समझो। अब देखो, मैं इसे ना डेफिनेशन से पहले तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये पता है किसका फॉर्मूला होता है? C6H12O6। सर ग्लूकोज। ग्लूकोज का, बहुत बढ़िया। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बेसिकली क्या बता रहा है तुम्हें? फॉर्मूला किसी भी चीज का ये बेसिकली ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इतना तो तुम्हें पता ही है, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यस तो मैं सर। एक्चुअल में बताता है कि किसी भी चीज के कंपाउंड में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है ना, किसी भी चीज के 1 मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स कितने कितने होते हैं? how many atoms of each atom how many atoms of each element are there in 1 molecule of a compound? That is molecular formula. So this is what molecular formula. Now क्या ये जो atoms हैं इनका जो रेशो है 6:12:6, क्या ये सिंपलेस्ट रेशो है? नो सर। इसमें से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? सर 6 से डिवाइड कर देंगे तीनों को, 1:2:1 तीनों में होगा। से 6 कॉमन निकाला जा सकता है।
इंटू 6 ऐसे कर सकता हूँ मैं इसे, है ना। तो इससे जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH2O बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यस सर, तो सर ये भी ग्लूकोज है। ये भी ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज तो वही रहेगा, ग्लूकोज थोड़ी बदल जाएगा। ग्लूकोज में 6 एटम चाहिए, अगर कार्बन के तो चाहिए, एक एटम लगाओगे तो ग्लूकोज थोड़ी कहलाएगा। लेकिन इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाट एम्पेरिकल फॉर्मूला इज। समझ में आई बात। यस सर। तो it is defined as simplest whole number ratio of various elements present in a compound, in a molecule of a compound. मॉलिक्यूल भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, कंपाउंड लिख सकते हैं हम। मॉलिक्यूल की जरूरत मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में होती है। ठीक है, तो एक कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, उसे बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हालांकि आपको पता है, लेकिन उसकी भी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो लिख देते हैं हम, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ दोनों को। तो ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ various atoms present in, इसमें वन मॉलिक्यूल लिखना जरूरी है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला में से एक चीज या एम्पेरिकल फार्मूला में एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे नंबर क्या था, वो यहाँ पे वो नंबर था 6, 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तुम अगर एम्पेरिकल फार्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर, जो नंबर आपने निकाला उसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर, इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला में आप कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाता है। अब कैलकुलेट करते टाइम कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस कॉमन फैक्टर इज डिटरमाइंड एज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, कुछ भी यूज किया जा कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम होती है ना, यूनिट अलग होता है, वैल्यू लेकिन सेम होती है। मोलर मास, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ये डिवाइड है, और मोलर मास, ठीक है, ऐसा लग रहा है वो डिवाइड कर रहा है मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला का मास और मॉलिक्यूलर मास, इससे निकल जाएगा आपका कॉमन फैक्टर। अब इसका क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, और फिर हम उससे करेंगे सॉल्व। तो इसमें मोलर क्या मास दिया की यूनिट जाता है, ग्राम जैसे पर मोल होती है, मॉलिक्यूलर की यू होती है ना। यू होती है, यस। एम्पेरिकल फार्मूला मास की यूनिट आप कुछ भी लगा सकते हो, अगर वो यू में दे रखा है तो यू लगा लो, अगर मोलर मास दे रखा है तो ग्राम लगा लो, ग्राम पर मोल लगा लो, दोनों ही चीजों से यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके सर।
अच्छा जी, अब सब ऐसे कॉमन देखो। फैक्टर की जैसे कि कोई यूनिट नहीं हुई, तो सर अगर हमें क्वेश्चन में यू दिया हुआ होगा तो हम एम्पायरिकल फॉर्मूला मास में भी यू ले लेंगे। हम्म, हाँ हाँ हाँ, वही वही, एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो एक, एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो ले लेते हैं हम। वन पॉइंट सिक्स। सब 1.2 है एक तो, a compound contain 4.07% हाइड्रोजन। यही है। तो ये देख लीजिए जरा क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं बता। क्वेश्चन दे रखा है, कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.765% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96, मोलर मास है 98.96, ग्राम दे रखा है, ग्राम पर मोल नहीं दे रखा। तो कई बार ग्राम लिख देते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना कि मोलर मास तो ग्राम पर मोल में होना चाहिए, उन्होंने लिखा हुआ है तो ग्राम भी लिखा जा सकता है। वो पर मोल बेसिकली बस ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। तो कई कई जगह पे ग्राम पर मोल यूज करने की जगह सिर्फ ग्राम भी लिख सकते हैं, तो दैट इज ओके। ठीक है, वो गलत नहीं है। अच्छा, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों कैलकुलेट करने हैं, तो पहले एम्पेरिकल निकलता है हमेशा, बाद में मॉलिक्यूलर। देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्यों सिखाई थी मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हमें H2SO4 का फॉर्मूला पता था, उससे हमने परसेंटेजेस निकाल लिए, फॉर्मूला से परसेंटेजेस निकाली थी। अब हमें परसेंटेजेस पता है, उससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो एम्पेरिकल ये उल्टा कर रहे हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, परसेंटेज का यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसके लिए एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, हम थोड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। एक टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये टेबल, इसके अंदर सबसे पहला कॉलम बनेगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सबसे पहला कॉलम परसेंटेज, सॉरी, सबसे पहला कॉलम बनेगा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम बनेगा उसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है। तीसरा कॉलम बनेगा उसका मोलर मास, ठीक है। तीसरा कॉलम बनेगा उसका एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक रेशो निकलता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। फिर निकलता है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकलता है वो मैं बताऊंगा, अभी यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख सकते उसका। फिर निकलता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये भी कैसे निकलता है ये भी मैं करते हुए सर बताऊंगा। नॉर्मली ये नहीं करेंगे, 4.07 से उसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, तो ये आपने टेबल बना ली। अब एक एक करके इसके अंदर सॉल्व करते हैं। एलिमेंट हमारे हैं हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ठीक है जी। हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 4.07, क्लोरीन की परसेंटेज कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 24.27, और क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है 71.65। मोलर मासेस, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। एटॉमिक रेशो निकालने के लिए क्या बताया मैंने, क्या करना होता है, परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करना होता है। तो परसेंटेज 4.07 को 1 से डिवाइड करोगे 4.07 ही आ जाएगा आंसर। 24.27 को 12 से डिवाइड करोगे आंसर 2.02 आएगा। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालने हैं इसके अंदर आपको। फिर आप 71.65 को डिवाइड करोगे 35.5 से, तो आंसर 2.01 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है इसके बाद, जो सिंपलेस्ट रेशो है उसे कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, एटॉमिक रेशो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो। जो भी एटॉमिक रेशो दिया है
उससे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो को डिवाइड करना है। तो बेसिकली अभी एटॉमिक रेशो हमारा क्या निकला है इस केस में, हाइड्रोजन के केस में 4.07, और पूरे तीनों एटॉमिक रेशोज में से स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो कौन सा है? 2.01 है। 2.01। तो 4.07 को 2.01 से डिवाइड कर दो। दूसरे में भी यही करूंगा, 2.02 निकला है और स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो क्या है 2.01, तो सबको मैं 2.01 से डिवाइड कर दूंगा। 2.01 को भी 2.01 से डिवाइड कर दूंगा, यानी सर सेल्फ अगर डिवाइड दो हो में जाएगा बेसिक। क्वेश्चन में दो सेम हो तो भी क्या होगा, स्मॉल वाला यूज होगा, 2 बार 1 आ जाएगा फिर। अब ओके ये सर। ऑलमोस्ट 2.02 और 2.01 ऑलमोस्ट सेम ही तो है। ये 1 आ गया, यस सर। ये 1.001 समथिंग आएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं आपको कितना आ रहा है। 2.02 डिवाइडेड बाई 2.01, 1.004 आ रहा है सर। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लिख लेंगे। और 4.07 2.01 कितना आ रहा है, 4.07 डिवाइडेड बाई 2.01, ये 2.02 आ रहा है, 2.024। अब देखो, ये जो नंबर्स आए सिंपलेस्ट रेशो के, ये होल नंबर्स नहीं है एक्सेप्ट वन। वन तो आएगा ही, हर किसी केस में एक वन तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो नंबर्स आएंगे वो या तो होल नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो या तो वो नियरेस्ट होल नंबर हो सकते हैं, जैसे 2.02 को राउंड ऑफ किया जा सकता है 2 में। ठीक है, 1.01 को राउंड ऑफ किया जा सकता है 1 में, और ये तो 1 है ही। अब कब नहीं किया जाता ऐसा मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लो किसी में से भी, इन तीनों में से कोई सा भी 1.5 होता, तो उसे ना तो आप राउंड ऑफ करके 1 बना सकते हो और ना ही आप राउंड ऑफ करके 2 बना सकते हो, कि दोनों इक्वली डिस्टेंट है। इनफैक्ट ये 1.2 भी होता ना, तो भी आप इसे राउंड ऑफ करके 1 नहीं बना सकते थे। यू कैन ओनली राउंड ऑफ 0.1, यानी 1.1 को तुम 1 बना सकते हो, या 0.9 को तुम 1 बना सकते हो। तुम 1.9 को 2 बना सकते हो, या 2.1 को 2 बना सकते हो। सिर्फ पॉइंट एक वन का डेसिमल डिफरेंस प्लेस आप से। राउंड ऑफ करोगे। हाँ सर। हाँ, ठीक है, ओके सर। 0.1 से ज्यादा का डिफरेंस राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर 0.1 से ज्यादा का डिफरेंस होता तो क्या करते? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये मान लीजिए आपका होता 2.48 और ये आ जाता 1.5। सही है, तो फिर आप क्या करते? 1.5 को राउंड ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसे 1.5 इंटू 2 कर देते। तो अगर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया है वो करने के लिए, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.48 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर हम 2.48 राउंड ऑफ करके 2.48 को, सर 4.9 हम तो, समथिंग आ जाएगा, 96। हाँ यस सर। सर 2.48 को तो 2.5 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर देंगे ना हम राउंड ऑफ फाइनल। 4.96 को तो लिखा जा सकता है ना 5। यस सर। तो ऐसे करके करेंगे। फिलहाल ये सिचुएशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमारे इतने क्लोज थे वो 1 के कि ऐसे ही राउंड ऑफ होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये 2.024 था यस सर। और ये 1.004 था, तो इसको हमने राउंड यस ऑफ सर। करके 2 कर लिया, इसको 1 कर लिया और इसको 1 कर लिया। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? हाइड्रोजन कितना है, 2। देयरफॉर से नंबर ऑफ एम्पेरिकल, एटम्स निकले हमारे। यस, एम्पेरिकल फॉर्मूला बिकम्स, हाइड्रोजन है 2, ठीक है, कार्बन है 1, क्लोरीन है 1, तो ये CH2Cl बन गया। मैंने कार्बन पहले क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तुम्हें याद हो, अगर तुमने असल में लास्ट ईयर पढ़ा नहीं है, जब भी कोई कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है ना, तो कार्बन सबसे पहले लिखा जाता है, फिर हाइड्रोजन, और फिर उसके अलावा कोई भी एलिमेंट और होता है, क्लोरीन होता है, कभी ऑक्सीजन होता है, कभी नाइट्रोजन होता है। ठीक है, हमेशा कार्बन पहले लिखते हैं, हाइड्रोजन उसके बाद में, और उसके बाद जो भी और एलिमेंट होता है वो और लिखते हैं। सर अगर ये ठीक है, ग्लूकोज क्लोरीन वाला वन, हमारा क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते ये? ग्लूकोज में भी यही होता, C6H12O6। सर मतलब वो तो हाँ। सर अगर किसी में कार्बन मतलब नहीं हो? बेसिकली, हाँ, कार्बन नहीं हो, हाँ नहीं, फिर तो कोई भी ऑर्डर लिख दो। देखो कंपाउंड्स तो तुमने देखे हुए हैं ना, अगर एक एलिमेंट के अंदर तुम्हें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है,
और वो H2SO4 बनकर आ रहा है, तो ऑब्वियसली तुम उसे SO4H2 थोड़ी लिखोगे, तुम्हें जब पता ही है कि H2SO4 होता है। सही है। यस सर। अपने इंटेलिजेंस से आपने कंपाउंड्स को कहीं ना कहीं सुने होंगे, देखे होंगे, तो आप उस हिसाब से लिखो ऑर्डर। सर जरूर देखो राम ऐसा जिसमें बहुत गलत नहीं हो खराब से क्वेश्चन देते हैं। आंसर ना, नहीं अब ऑब्वियसली अगर ऐसा कंपाउंड आया जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो उसका ऑर्डर आप अगर उल्टा लिख दोगे तो टीचर उस बात के नंबर थोड़ी काट लेगा। पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया, एटम सही निकाले हैं, बस तुमने ऑर्डर इधर का उधर लिख दिया। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की, ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है। अगर मैं इसमें कह रहा हूँ CH2Cl को तुमने अगर H2CCl लिख दिया तो मार्क्स थोड़ी कटेंगे एग्जाम में। बट ये थोड़ा इंप्रेसिव होता है इफ यू राइट इट लाइक दिस, इट्स अपीयर्स दैट यू नो द कंपाउंड। ऐसा लगता ओके है सर। देखने में कि हाँ भाई तुमने पढ़ा हुआ है, तुम जानते हो सर वैसे कंपाउंड इसका के नाम बारे क्या में, है तभी कंपाउंड तुमने। का? ये अभी इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला से कैसे नाम बताएंगे? अभी ये कंपाउंड बना ओके ही नहीं सर। है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जब बनेगा तब बताएंगे नाम। अब जैसे ये लिख के दे देता तुम्हें मैं CH2O, तो तुम बता सकते थे इसका नाम। जब मैं तुम्हें C6H12O6 लिख के दूंगा तभी तो बता पाओगे। सी एच यस टू ओ सर। तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, इंपेरिकल फॉर्मूला से नाम पता नहीं लगता, मॉलिक्यूलर से पता रहता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का यस फॉर्मूला सर। क्या बताया था मैंने? मॉलिक्यूलर मोलर मास, मास। या मोलर मास दे रखा है इस बार तो मोलर मास लिख देते हैं हम, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। अक्षर भाई समझ में अगर कहीं पे भी नहीं आता ना तो पूछ लिया करो। अभी तो तुम दो ही लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा, कोई टाइम वैसे भी दो हो या 10 हो, मैं तो किसी को नहीं रोकता पूछने से। कितना भी टाइम तुम लगाओ, वो फर्स्ट क्लास में उसने शर्मीन ने इतना देर पूछा था, हालांकि कई सारे क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड भी नहीं थे लेकिन फिर भी आंसर किए। तो चैप्टर से रिलेटेड तो जरूर पूछ लिया करो, अगर एक बार समझ में ना आए, 2 बार 3 बार कितनी भी बार पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना समझे मत जाओ आगे, क्योंकि फिर आगे का समझ में नहीं आएगा, ऐसे कंपाउंड होती रहती हैं चीजें। ठीक है, अक्षर क्लियर हो रहा है ना एकदम यस सब? सर। हाँ सर। हम्म। तो कॉमन फैक्टर, मोलर मास, एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास जो है वो दे रखा है आपको चैप्टर में 98 पॉइंट, क्वेश्चन में दे रखा है 98.96, देखो यहाँ पे। और एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपके सामने, ये सर एम्पेरिकल इसमें फॉर्मूला सबके है, मोलर इसका मास मास डाल निकाल। देंगे। सबके मोलर मास डाल देंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 टू। हाइड्रोजन है, क्लोरीन का 35.5। 35.5। ठीक है, तो ये तुम्हारा 49.5 बन जाएगा। 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5। ठीक है, 48.5 सॉरी, नहीं नहीं 49.5 ही बनेगा। ठीक है ठीक है, सॉरी। सर ये अप्रोक्स होके हम 2 कर देंगे। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमें वो नहीं करना होता, बहुत एक्यूरेट नहीं चाहिए होता हमें, होल नंबर ही चाहिए होता है इसके अंदर। तो अप्रोक्स 2 कर देंगे, ऐसे करके ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स 2, क्योंकि 49.5 का डबल 99 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 99 ही है। ठीक है, बस आ गया आपका। कॉमन फैक्टर 2 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप एम्पेरिकल मल्टीप्लाई फॉर्मूला से। C2H4Cl2। हाँ, तो ये बन गया C2H4Cl2। तो अब बता देता हूँ इस कंपाउंड का नाम क्या होता है। C2H4Cl2 ये कंपाउंड होगा, देखो इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2 कार्बन पे, और 2 Cl लगे हुए हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसकी नेमिंग भी सीखोगे आप, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब ये तुमने लास्ट ईयर, असल में वो 4th चैप्टर तुम्हारा कट गया था ना सिलेबस में से मैक्सिमम, अगर तुमने वो पढ़ा होता तो तुम्हें बस सर इसका नाम पहले से स्टार्टिंग का ही पता। था बस। हाँ, 1-2 तो ये पेजेस है। लास्ट ईयर था ये सब, ये लास्ट ईयर ये सब सिलेबस में था, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट ईयर था तो इस साल समझ समझ नहीं पाओगे। इस साल मैं बेसिक से ही समझाऊंगा, तो ये आ जाएगा। फिलहाल जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन तुमने पूछा था तो मैंने बता दिया कि कंपाउंड का नाम ये होगा और ये इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो, 1,2 सर डाइक्लोरो। वैसे आगे चल के जब सब कुछ पूरा कोर्स हो जाएगा तो मतलब पेपर्स में इंटरलिंकेज भी आ जाती है चैप्टर्स के क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं भाई, जैसे ये जो फर्स्ट चैप्टर तुम कर रहे हो, ये जो तुमने मोल कॉन्सेप्ट करा है ना इस चैप्टर में, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट जो करा था मोल कॉन्सेप्ट, यस और जो सर। स्टीशोमेट्री करी है, मोल कॉन्सेप्ट और स्टीशोमेट्री हर चैप्टर में इस्तेमाल होगी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, नॉट और सर नॉट जैसे कि एवरी ये भी सिंगल कर चैप्टर। सकते हैं कि जैसे कि आप कह रहे हो आगे जाके नेमिंग भी आएगी तो इसका नेम भी पूछ ले।
बिल्कुल बिल्कुल। अब कंपाउंड्स के नेम, अब रिएक्शंस जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें बीच बीच में, अब कंबशन ऑफ मीथेन लिखा तो वो बहुत जगह इस्तेमाल होगा। इसके बाद भी जो हम टॉपिक करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वो भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा। ये चैप्टर तो बेसिक्स है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, मैक्सिमम थिंग्स इन दिस चैप्टर विल बी यूज्ड इन द फर्दर चैप्टर्स। हर चैप्टर, अब जैसे सेकंड चैप्टर आपने करा, सेकंड से रिलेटेड थर्ड है, थर्ड सेकंड और थर्ड से रिलेटेड फोर्थ है। सेकंड और थर्ड दोनों आने चाहिए, उसके बिना फोर्थ कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर फिफ्थ चैप्टर के लिए फर्स्ट आना जरूरी है, सेवेंथ चैप्टर के लिए भी फर्स्ट चैप्टर आना जरूरी है, सिक्स थोड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर है। हाँ, तो ऐसा है, मतलब सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड ही हैं, ऐसा नहीं अगर आपको शुरू के चैप्टर्स नहीं आते हैं तो आप बाद के भी नहीं कर सकते। फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं डायरेक्टली फिफ्थ कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि फर्स्ट से रिलेटेड है फिफ्थ। लेकिन मैं फोर्थ नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि फोर्थ के लिए सेकंड और थर्ड का आना जरूरी है।